हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आप लोग की काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि झारखंड बोर्ड क्लास 10 का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का 2 पेपर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। जैसे कि आप पहला पेपर आप लोग का सामाजिक विज्ञान का हुआ था और दूसरा पेपर हिंदी का। तो ये दोनों पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब जो आपका 12 तारीख यानी कि 12 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, तो वो आपका विज्ञान का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप लोग सबसे पहले तो टर्म 1 में आप लोग देख लीजिए जितने भी आपके मॉडल सेट पेपर हैं। ठीक है, पाँचों मॉडल सेट जो है आप सबसे पहले उसे अच्छे तरीके से दोस्तों उसे याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन है मॉडल सेट का तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि पहला जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ था तो उसमें आपके टर्म वन में यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपके मॉडल सेट से बहुत कम क्वेश्चन आए थे। बट वहीं पे अगर देखा जाए हिंदी का पेपर तो हिंदी में देख सकते हैं आप लोग कि ऑब्जेक्टिव वाले जो आपके एग्ज़ाम हुए उसमें काफ़ी मतलब अच्छा मॉडल सेट पेपर से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मतलब उस टाइप का मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों साइंस के भी जो मॉडल सेट है, पांचों मॉडल सेट, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ले। मैं सभी मॉडल सेट पेपर को आज रात तक या कल सुबह तक सभी अपलोड कर दूंगा। ओके, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ओके, तो आप लोग बस मेहनत करते जाइए फ्रेंड्स। देखिए मेहनत करने से मत डरिए, आप लोग अपना 100% दीजिए। उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे जाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे और तू जिंदा है इस ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। तो चलिए फिर इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों को मालूम है यहाँ पे देखिए कक्षा 10 विषय विज्ञान, समय आपको 1.5 घंटा मिलेंगे जो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को ये चीज़ पहले से ही पता है। और 40 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, मतलब 40 क्वेश्चन 40 नंबर। सभी प्रश्न अनिवार्य है, कुल 40 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे फ्रेंड्स और सही विकल्प का चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। देखिए इसके बारे में मैं आप लोग को समझा दिया हूँ, कोई अंक नहीं काटे जाएंगे कहने का मतलब आप लोग का नेगेटिव मार्क नहीं है। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपके क्या हो जाएंगे, अवतल दर्पण। ओके फ्रेंड्स, अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि फोकस का जो फॉर्मूला होता है वो R/2 यानी कि फोकस बराबर वक्रता त्रिज्या बाई में 2, यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा R/2। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे देखिए न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इस फॉर्मूला को। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो याद रखिएगा आवृत्ति जो होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, वो इसमें चेंज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर फोकस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि देखिए कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं पे भी रखते हैं तो वो मिरर से टकराने के बाद फ्रेंड्स जो वो उसका रे जो गुजरती है, उसका किरण, वो हमेशा फोकस से ही आपके रिफ्लेक्ट होगी, गुजरेगी। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। दर्पण याद रखिएगा आपका समतल दर्पण हो जाएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए अभी मैं आप लोग को ऊपर में फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स कि फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F=R/2। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर है। तो बस 50/2 हम लोग कर लेंगे
तो आपका आंसर जो निकल के आएंगे वो 25 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो वो याद रखिएगा आप एक डायोप्टर हो जाएंगे। ओके, देखिए आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, किस लेंस में पूछ रहे हैं? उत्तल लेंस। तो हम लोग को पता ही है कि उत्तल लेंस जो होते हैं तो उसका जो सिंबल होते हैं फोकस दूरी वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा पॉजिटिव। इसीलिए हम लोग 1 मीटर जो फोकस दूरी है उसको हम लोग एक डायोप्टर लेके चलिए प्लस में। ओके, अगर यहाँ पे उत्तल लेंस के स्थान पे अगर अवतल लेंस पूछ देता तो वो आपका फिर तब आंसर -1 डायोप्टर होता। ओके, बट यहाँ पे आंसर आपका एक डायोप्टर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, देखिए पॉजिटिव होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का जो वेलोसिटी होते हैं वो सबसे कम कहाँ पे होते हैं फ्रेंड्स? वो जल में होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश का वेग मैक्सिमम सबसे अधिक कहाँ पे होते हैं? तो वो निर्वात में हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे न्यूनतम आपके जल में हो जाएंगे। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये किस तरह से होंगे फ्रेंड्स? ये 4 डायोप्टर है, तो हम लोग को पता है कि फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला आप लोग को माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि F = 1/P। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1/P के स्थान पे कितना डायोप्टर है? 4 डायोप्टर। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए ये 4 डायोप्टर यहाँ पे पुट किए हैं, तो ये जो वैल्यू निकल के आएंगे आपका मीटर में आएंगे। ओके, तो मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। ओके, तो 100 से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये आपके किस में निकल जाएंगे? ये आपके सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएंगे, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास डायोप्टर में कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहे, ठीक है, और आपका फोकस दूरी निकालने को कहे ना, तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, बस F = 1/P ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। और 1/P का वैल्यू जो आपका डायोप्टर जितना डायोप्टर रहेगा, P यहाँ पे देखिए पावर है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू 4 पुट कीजिएगा, और वैल्यू आपके मीटर में आते हैं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 × 100 और 4 से जब कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता हो जाएगी, तो देखिए उसकी क्षमता 2 डायोप्टर होगी। ये किस तरह से होंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, P = 1/F। ओके फ्रेंड्स, तो P यहाँ पे देखिए पावर है, तो हम लोग को यहाँ पे देखिए जो फोकस दिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर, वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम लोग को इस सेंटीमीटर वाले वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में लाने के लिए 50 को हम लोग क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से आपके कितना निकलेंगे? यहाँ से देखिए आप कट मत कीजिए, ये यहाँ से 1 0 1 0 कट गए तो 5/10 बचा आपका। ओके दोस्तों, तो ये 5/10 है ना, यानी कि नीचे 1 0 है, तो एक अंक के बाद डायरेक्ट आप पॉइंट लगा दीजिए, तो यानी कि 0.5, ये 0.5 मीटर में आ गए वैल्यू। ठीक है, यानी कि फोकस का वैल्यू 0.5 मीटर यहाँ से हम लोग निकाल लिए। ओके, अब देखिए बस यहाँ पे क्या कीजिए कि पावर आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या करिएगा कि 1/, फोकस का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 0.5, तो बस 0.5 पुट कर दीजिए, और पॉइंट जब हटेंगे तो ऊपर में 1 0 हो जाते हैं दोस्तों। ओके, तो 5 से जब हम लोग काट लेंगे इसको तो 2, तो 2 यहाँ पे क्या चीज़ निकल गया? 2 डायोप्टर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है वो डायोप्टर होते हैं, तो 2 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग याद रखिएगा निर्वात में अधिक होते हैं। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? याद रखिएगा शोषण आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं। चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। ओके फ्रेंड्स, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है? तो देखिए उपचयन का मतलब होता है, जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन जो होते हैं ना दोस्तों,
ऑक्सीजन जिसके भी साथ जाके अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ZnO है प्लस C, जब ये रिएक्ट किए तो Zn प्लस CO बनाए हैं, तो यहाँ पे देखिए Zn के साथ O था बट इधर जाके ये कार्बन के साथ अटैच हो गए, तो यही CO जो है आपका उपचयन हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लीजिए, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलन है। तो देख लीजिए बैलेंस जो है वो ऑप्शन ए वाले है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कैल्शियम है CA4 कैल्शियम, तो यहाँ पे इधर देख सकते हैं आप लोग LHS में कैल्शियम 1 है, ठीक है, और RHS में भी देखिए कैल्शियम आपका 1 ही है, और यहाँ पे देखिए OH होल 2 है, तो यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ से ऑक्सीजन 2, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कितना हो गए 4 हो गए। LHS में ऑक्सीजन 4 है और RHS में आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है और एक ये 4, तो ये बैलेंस है। उसके बाद कार्बन देख लीजिए, यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे 1 है फ्रेंड्स LHS में, और RHS में भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2, ये तो ऑक्सीजन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बैलेंस है, संतुलित है। बाकी देख लीजिए आप, ये सब कोई भी संतुलित नहीं है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो आप दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, वो इसलिए फ्रेंड्स है क्योंकि देखिए यहाँ पे Pb प्लस CuCl2 है, तो यहाँ पे PbCl2 यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेड है, ठीक है, इधर जब रिएक्ट किए तो Pb जो है अपने साथ ये क्लोरीन को अटैच कर लिए है, और देखिए Cu को अलग कर दिए कॉपर को, तो इस तरह का जो अभिक्रिया होता है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो प्याज। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो ध्यान रखिएगा CaSO4 × ½ H2O, तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है दोस्तों, आप लोग को ये याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यहीं पे अगर जिप्सम का फार्मूला पूछेगा तो CaSO4 × 2H2O हो जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है क्या है, तो याद रखिएगा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 ये फार्मूला हो जाएंगे। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पे इस फिगर में वियोजन अभिक्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन के सांद्रता में कमी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है, तो इसका देखिए AgBr, Ag प्लस Br, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। Ag यहाँ पे देखिए सिल्वर को दिखा रहे हैं, Br फॉर ब्रोमीन। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कूटपाद, ये तो सभी लोगों को याद ही होंगे। ओके, तो आप लोग बस इसे डिवीज़न के तौर पे याद करते चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आपके पास देखिए कल भी आपके पास टाइम है, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना सारा रिवीजन कर लीजिए। आप लोग देखिए अब जो समय बचे ना दोस्तों, उसमें आप क्या कीजिए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है। नया चीज़ पढ़ने से बेहतर है कि आप जो पढ़ चुके हैं जितना भी, उसे आप केवल रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि जैसे आप अगर नया चीज़ पढ़ोगे, काफ़ी टाइम तो कम बचे है, ठीक है, मतलब कल आपके पास एक ही दिन समय है और आज पूरा है, तो इसे आप रिवीजन में जितना लगाइएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, तो याद रखिएगा पित्त। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है, तो आम में, याद रखिएगा। देखिए स्वपोषी पोषण मतलब होता है वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमरबेल, कवक और अमीबा खुद से भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जबकि आम का जो पेड़ है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसका आम जो हो जाएगा वो स्वपोषी पोषण में आ जाएंगे। देखिए आम का पेड़। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो याद रखिएगा मनुष्य का जो हार्ट होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, तो क्लोरोफिल को। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई कहलाती है विरिकाणु। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में अगर नेफ्रॉन भी लिख देगा ना, तो आप लोग नेफ्रॉन को क्लिक करके आइएगा, ओके, क्योंकि देखिए उत्सर्जन का जो आपका इकाई होता है वो नेफ्रॉन होते हैं, बट हिंदी में ये विरिकाणु दी है फ्रेंड्स, ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है,
वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा डायलिसिस कहते हैं उसे, ठीक है। और उसी को हिंदी में हम लोग अपहरण कहते हैं। याद रखिएगा डायलिसिस को हम लोग अपहरण कहते हैं। जनन की मूल घटना क्या है? याद रखिएगा डीएनए की प्रकृति बनना। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो याद रखिएगा ये बहुखंडन प्रोसेस को दिखा रहे हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो याद रखिएगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा मीथेन जो है वो इसके मुख्य घटक हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए? तो याद रखिएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए होंगे। आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मैं इसके बाद आप लोग का मॉडल सेट 2 लेके आता हूँ। कोशिश करूँगा कि आज या कल सुबह तक मैं सारा आप लोग के लिए जितने भी मॉडल सेट है सब अपलोड कर दूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर जैसा भी आपको लगे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से मुझे करवाना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।